जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो आरटीआई एक्ट 2005 के फर्स्ट सेशन में जो फर्स्ट हमने पार्ट किया था उसके अंदर हम सेक्शन 1 to 5 को डिस्कस कर चुके हैं और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 to 11 को। ठीक है, तो जो सेक्शन 6 to 11 है वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन 6 है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आप जब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत तो किस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, उसके अंदर क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जो कंपलसरी हैं आपको अपने एप्लीकेशन में लिखना या साथ में अटैच करना, या फीस जैसी ये सब चीज़ें होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और सेक्शन 7 है आपका डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। एक बारी आपने अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट को, आरटीआई एप्लीकेशन को सीपीआई को भेज दिया, उसके बाद सीपीआई का क्या काम रहेगा, कितने टाइम के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करना है, इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, कहीं पे एग्जाम्पशन कैसे मांगना है, तो वो सब आपका सेक्शन 7 में है। सेक्शन 8 है आपका एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो सेक्शन 8 है 9 है इसके अंदर बताया था कि किस ग्राउंड पे आप रिफ्यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो क्लॉजेस हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर, किस किस सिचुएशन के अंदर आप एग्जाम्पशन सीख कर सकते हैं। एग्जाम्पशन से यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए इन जनरल आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देनी है, सिर्फ आप क्या सीख कर सकते हैं, एग्जाम्पशन सीख कर सकते हैं। तो यानी अगर कहीं पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या मतलब है कि आपको आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, बीइंग सीपीआईओ या एसपीआईओ। 9 के अंदर है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। तो सर्टेन केसेस ये क्या है, ये आपका यहाँ पे जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट के रिलेटेड अगर कोई इशू अराइज होता है तो उस केस में आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सर्टेन केसेस का मतलब सिर्फ वही कॉपीराइट का इशू है। 10 में सिविलिटी। सिविलिटी क्या होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो आपका एग्जाम्पशन के तहत आता है, कुछ पार्ट जो है नॉन एग्जाम्प्टेड है, तो उस केस में कैसे अगर उसको सीवियर किया जा सकता है, उसको अलग अलग किया जा सकता है, दोनों इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अलग करके आप उसको सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्प्टेड नहीं है। और लास्ट में ये जो हम आज डिस्कस करेंगे उसका लास्ट यानी जो सेक्शन 11 है वो कहता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी को पर्टेन करती है, उसको बिलोंग करती है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, उसके बारे में हम सेक्शन 11 में कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करें, एक बात आप ध्यान दोबारा से देख लीजिए कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। और जो अगर कोई किसी ने मिस किया है, फर्स्ट जो सेशन था उसको मिस किया है और 1 to 5 जो सेक्शन था उसको नहीं समझ पाए या नहीं देख पाए हैं, तो आपको मैं यहाँ पे इसके अंदर इसका लिंक जो होगा उस फर्स्ट सेशन का यहाँ पे डाल दूंगा और आप उसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। तो सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट आप किस तरीके से करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। जो सब सेक्शन 1 है, इसका सब सेक्शन मतलब ये जो पार्ट होता है इसको सब सेक्शन कहते हैं, और इसका भी अगर कोई पार्ट होता है जैसे ये है तो इसको क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी टर्मिनोलॉजी भी समझ लें इसका कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ए पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो एक पर्सन जो डिजायर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत, वो कौन होता है? वो एप्लीकेंट होता है, आरटीआई एप्लीकेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे ब्लू में मैं लिखता हूँ ये जनरली आपको समझने के लिए यहाँ पे, ताकि आसानी से समझ आए कि किसकी बात हो रही है, आपको जो हिंट है माइंड को आसानी से मिल जाए, इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, या नीचे भी जो है इन शॉर्ट में ये पूरा जो है ये आपका जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप जब रिवाइज करें तो रिवाइज करते समय आपको पूरा अगर नहीं भी पढ़ने का टाइम है तो आप ब्रीफली जो है इस पूरे सेक्शन को यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ सकें। तो इस वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट शैल मेक अ रिक्वेस्ट। तो जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले वो क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट का मतलब आरटीआई एप्लीकेशन डालेगा सीपीआई या एसपीआई के पास इन राइटिंग। अब वो रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? इन राइटिंग हो सकती है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो राइटिंग यानी आपने फिजिकल आपने एप्लीकेशन लिख के भेज दिया, या दूसरा क्या हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे आजकल आरटीआई पोर्टल भी आ गए हैं। दूसरा आप ईमेल के थ्रू भी सीख कर सकते हैं। उस केस में क्या है, आप किस तरीके से आईपीओ लगाएंगे वो थोड़ा एक इश्यू रहता है। अदरवाइज
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आपका आरटीआई पोर्टल जो है वो भी हो सकता है, और उसके अलावा दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है वो भी कवर हो सकता है अगर उस तरह की कोई फैसिलिटी दी गई है तो। इन इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी ये माध्यम तो बता ही रखे, यानी कोई भी ऑफिस है वहां पे इंग्लिश या हिंदी में, चाहे वो वहां पे इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है, कुछ भी चलता है, इंग्लिश हिंदी में तो आप मांग ही सकते हैं। उसके अलावा इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, जिस एरिया के अंदर आपका वो ऑफिस सेटअप है, पीआईओ है, पब्लिक अथॉरिटी है, और सीपीआईओ है, तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी मांग सकते हैं। यानी अगर मान लिया कि किसी साउथ का कोई स्टेट है जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी है वहाँ का, तो उस ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। जबकि बाकी जो दूसरे जगह होंगे जैसे नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जनरली चलती है, तो इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे आप सीख कर पाएंगे। ठीक है। इन विच एप्लीकेशन इज बीइंग मेड, तो जिस एरिया में एप्लीकेशन किया जा रहा है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी, ये तीन ही ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर, यानी तीन ही ऐसे मीडियम है लैंग्वेज के जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं उस ऑफिस से। ठीक है। अकम्पनिंग प्रिस्क्राइब फीस, और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, जो प्रिस्क्राइब फीस है, प्रिस्क्राइब का मतलब यानी रूल्स के तहत, आरटीआई रूल्स के तहत जो भी फीस बताई गई होगी, स्टेट ने जो भी आरटीआई रूल्स बना के अपने उसके अंदर फीस लिखी होगी कि इतना फीस देना है, तो उस फीस को पेमेंट करके आप जो है इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट बाय हिम और हर, तो अप्लीकेंट जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसके पर्टिकुलर्स को भी बता देगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो क्या क्या चीजें हुई कि एक तो राइटिंग में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो सकता है, इंग्लिश हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकता है, फीस लगानी पड़ेगी और पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो उसका पर्टिकुलर। ठीक है। टू सीपीआईओ एसपीआई ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, तो जो पब्लिक अथॉरिटी या डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो भी सीपीआईओ या एसपीआई होगा उसको आप ये इंफॉर्मेशन मांगने के लिए ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। या सीएपीआईओ जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसा कि हमने सेक्शन 5 के अंदर डिस्कस भी किया था लास्ट सेशन में, तो उसके पास भी इंफॉर्मेशन के लिए इस एप्लीकेशन को भेजा जा सकता है। फिर वो क्या करेगा, उसको फर्दर सीपीआईओ को भेज देगा या एसपीआईओ को भेज देगा ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो सीएपीआईओ और एसपीआईओ का काम बेसिकली क्या होता है, रिसीव करना एप्लीकेशन को, आरटीआई एप्लीकेशन को, और आगे फॉरवर्ड करना, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसीजर कि किस तरीके से मांगना है। प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइजो बता रहा है। देखिए प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट इसको प्रोवाइजो बोलते हैं, और ये प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, यानी ये जनरल बात बता रखी है। तो इसका अगर कोई एग्जाम्पशन है, यानी कोई जनरल बात तो ये हो गई, लेकिन इसका कोई अलग से कोई केस है, यानी अलग कोई सिचुएशन है, तो उसको यहाँ पे बताया गया होता है। जैसे क्या बता रहा है, वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, तो यानी इसने बताया जनरली तो आप राइटिंग में इंफॉर्मेशन मांगेंगे, लेकिन अगर बाय चांस कोई ऐसा पर्सन है जो राइटिंग में नहीं इंफॉर्मेशन मांग पा रहा है, तो उस केस में क्या करना है, ये यहाँ पे एक स्पेशल केस के तौर पर प्रोवाइजो में बताया गया, या प्रोवाइडेड दैट ये बताया गया है। ठीक है। The CPIO SPIO shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing, तो जो पर्सन orally रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं ये फीस पे कर रहा हूँ, आप मेरा जो है इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करिए। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है और उसकी कोई ऐसी जो है डिसेबिलिटी है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या मान लो इलिटरेट भी हो सकता है, तो उस केस में उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करना सीपीआईओ और एसपीआईओ के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। तो जो पर्सन ये रिक्वेस्ट राइटिंग में नहीं कर पा रहा है और वो ओरली बता रहा है रिक्वेस्ट की भाई ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो उस केस में सीपीआई या एसपीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। रीजनेबल असिस्टेंस का मतलब, मान लो किसी पर्सन को लगा दिया कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन जो है, इनका एप्लीकेशन जो है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, तो वो लिख देगा और फिर बाद में आप उसको रिसीव कर लेंगे फीस के साथ, और उसको आप फिर प्रोवाइड कर देंगे जो भी इंफॉर्मेशन है विद इन जो भी टाइम लिमिट है, जो कि जनरली 30 डेज होता है। ठीक है। तो ये तरीका रहेगा उस केस में। तो बेसिकली यहाँ पे आपने ये देखा कि जो ये सब सेक्शन 1 है, इसने बताया कि जनरली आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन मांगनी है, और स्पेशल केस में अगर कोई जो है ओरली इंफॉर्मेशन चाह रहा है और उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो राइटिंग में नहीं मांग सकता है, तो उस केस में उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करके उसके ओरल जो रिक्वेस्ट है उसको जो है रिटर्न में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव। देखिए क्या चीज
उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर कोई आरटीआई की एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई रीज़न बताने के लिए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ। तो ये क्लियरली स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया गया है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब ये एक्ट में ही लिखा गया है। तो इसका मतलब अगर कोई सीपीआईओ एसपीआईओ किसी से रीज़न मांगता है कि क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो एक तरह से इन प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है वो। ठीक है, तो इन जो प्रोविजंस है इनको ब्रीच नहीं कर सकता वो, और मैंडेट ये है कि उसे बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए एप्लीकेंट को, उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, यानी उसे इन्फॉर्म कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है आरटीआई एक्ट के तहत। एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, और कोई दूसरे पर्सनल डिटेल्स भी नहीं देने एक्सेप्ट दोज मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर उसका ईमेल आईडी सफिशिएंट है, किसी का नेम है ईमेल आईडी है उतना ही है तो वो भी सफिशिएंट है। यानी अगर मान लो किसी ने नाम भी नहीं दिया सिर्फ अपना ईमेल आईडी दे दिया तो कांटेक्ट करने के लिए तो वो भी सफिशिएंट है, तो उतना ही सफिशिएंट है और उतने में ही उसको आप जवाब देना पड़ेगा सीपीआईओ को या एसपीआईओ को। ठीक है। दूसरा, आप लोगों के माइंड में बात ये भी आती होगी कभी कभार, एक जनरल बात कर लेते हैं कि क्या हमें ये जो एक्ट है या जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन भी क्या पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो मैं ये हर बारी रिपीट करता हूँ, इस बारी और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके लैंग्वेज के ऊपर, यानी इसको डिट्टो ऐसे दे के ही पूछा जाता है। इंटरप्रिटेशन आपका SOLDC एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और इंटरप्रिटेशन किसी के हिसाब से कुछ और हो सकता है और किसी के हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो बेसिकली आपको जो याद करना है और जो समझना है वो एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूट के अंदर क्या प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है उतना समझना और पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मान लो कोई बोले प्रिस्क्राइब्ड फीस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे बोले कोई 10 रुपये लिख दे, क्या 10 रुपये प्रिस्क्राइब्ड फीस है कि नहीं है, तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना है। आपको ये एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है उसको पढ़ लेना है, या दूसरा आपको ये पढ़ लेना है कि क्या रूल कहता है। तो रूल और जो रिटर्न में लिखा हुआ है उतना पढ़ने और समझने की और उतना ही याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में किसी भी तरीके का रूल है, वो लीव रूल है, आपका CCA रूल है, किसी भी तरीके का रूल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं SOLDC के लिए, उसके अंदर किसी में भी रूल के इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना है। एग्जैक्ट रूल्स को ही याद करना है और समझना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स को या डिसीजन को याद करना है या समझना है। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमने ये बात कर ली कि एप्लीकेंट को बाकी ऐसा रीजन कोई देने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, सिर्फ अपना पर्सनल डिटेल वो देना है। पर्सनल डिटेल यानी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, पर्सनल डिटेल भी नहीं कहेंगे उसको, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, सिर्फ पर्सनल डिटेल भी नहीं देना है। ठीक है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये 6 का, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी। तो जहां पे ऐसा कोई एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी को किया गया और वो इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरे पब्लिक अथॉरिटी हेल्ड करते हैं, यानी वो जो है मैटर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी का और जो इंफॉर्मेशन है वो भी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट दूसरा क्या करेगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी। तो या तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास है, दूसरा पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या, दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा इंस्टीट्यूशन, या जो मैटर है सब्जेक्ट मैटर है वो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करता है, उससे मोर क्लोजली रिलेटेड है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है, ऐसे एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देना होता है, ट्रांसफर द एप्लीकेशन और सच पार्ट ऑफ इट, और या उसका वो पार्ट जो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करता है या उससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो वो पूरा एप्लीकेशन, अगर वो पूरा एप्लीकेशन पर्टेन करता है दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को, या उसका कुछ हिस्सा अगर पर्टेन करता है, तो उस हिस्से को हम क्या कर देंगे, या सीपीआई क्या करेगा, वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये 6 का 3 जनरली जो आप लोग मोस्ट ऑफ दी आप में से जो ज़्यादातर लोग होंगे वो मोस्टली क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और आप लोगों ने शायद आरटीआई में अपने ऑफिस में देखा भी होगा कि 6(3) को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो सेक्शन 6 का आपका सब सेक्शन 3 है, 6(3), ये आप आरटीआई के ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को ये पता भी होगा। ठीक है, तो इसने सीधा बता दिया कि इसको ट्रांसफर कर देना है अगर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को पर्टेन करता है। उसके बाद क्या करना है, एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली अबाउट सच ट्रांसफर,
और उसके बाद अप्लीकेंट को इंटीमेट भी कर देना है, इन्फॉर्म भी कर देना है। तो जनरली हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, यानी ऑफिस में क्या किया जाता है कि जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी के नीचे कॉपी टू कर देते हैं एप्लीकेंट को, और वो एप्लीकेंट के पास भी ये दोनों जो आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाती है कि एक तो ट्रांसफ़र करने का और दूसरा एप्लीकेंट को इन्फॉर्म भी करना है आपको आरटीआई एक्ट के तहत, तो आप वो इन्फॉर्म भी उसी लेटर में कर पाते हैं। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन परसुएंट टू दिस सबसेक्शन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट इन नो केस लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो आप ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर करने की टाइम लिमिट क्या है वो इसके अंदर बताया गया है। तो ट्रांसफर करने के लिए बोला है कि एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जितनी जल्दी हो सके और जितनी जल्दी प्रैक्टिकल हो उतनी जल्दी आपको कर देना है, लेकिन किसी भी केस के अंदर 5 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। ठीक है, 5 दिन का मतलब 5 दिन, यहाँ पे ना तो कोई गेस्टेड हॉलीडे को की बात है ना वर्किंग डे की बात है। 5 दिन का मतलब 5 वर्किंग डे नहीं, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन का मतलब चाहे उसके अंदर आपका हॉलीडे आ जाए या 5 दिन छुट्टी आ जाए तो भी उसके अंदर ये मतलब ये कि उसी 5 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 5 दिन की है, 5 वर्किंग डेज नहीं है। कई लोग जब ऑफिस में आरटीआई को यूज़ करते हैं तो ये सोचते हैं कि 5 दिन का मतलब 5 वर्किंग डेज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है। अगर इंटेंशन देखेंगे आपको स्टैट्यूट बनाने वालों की या लेजिस्लेचर की, तो उन्होंने बोला कि एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आप कर दो, वेट मत करो कि 5 दिन होगा तब आप करोगे, बट नो इन नो केस लेटर देन 5 days। लेकिन 5 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। जिस दिन आपने रिसीट किया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, उससे 5 दिन के अंदर आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये आपका जो है सेक्शन 6 है। तो सेक्शन 6 में इसको देखिए शॉर्ट में मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको जब एग्जाम डेज हो तो आपको पढ़ने में यानी समझने में और जल्दी टाइम कम होता है आपका लास्ट डेज में, तो आप कम टाइम के अंदर जो क्रक्स है उसका समझ लें। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी लिख रखा है। तो आपका सेक्शन जो आपका 6(1) था यानी सब सेक्शन 1 था, इसमें क्या देखा आपने कि एसेंशियल्स क्या है आरटीआई एप्लीकेशन के, कि वो राइटिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी आप मांग सकते हैं, इंग्लिश हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज जो एरिया का है उसके अंदर हमें देना है एप्लीकेशन को, फीस लगानी है प्रिस्क्राइब्ड फीस, और जो आपके डिटेल्स हैं उसके बारे में आप बता देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रोवाइजो क्या करता है कि कहता है कि अगर किसी की ओरल रिक्वेस्ट है तो उसको राइटिंग में आप कन्वर्ट करने के लिए असिस्टेंस देंगे बीइंग ए सीपीआईओ। अगर आप सीपीआईओ हैं तो आप क्या है उसको हेल्प करेंगे ताकि वो ओरल रिक्वेस्ट जो है वो राइटिंग में की जा सके। 6(2) क्या कहता है, एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन। 6(2) में आपने देखा कि कोई रीजन नहीं देना अपनी इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, सिर्फ क्या देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अलावा कोई पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, ये 6(2) बताता है। 6(3) के अंदर ट्रांसफर बताया गया कि ट्रांसफर करना है अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर जो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करती है या उससे क्लोजली रिलेट करती है, तो उस केस में आप उसको ट्रांसफर कर देंगे 6(3) के अंदर और एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। और इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि भाई आपको एज सुन एज प्रैक्टिकेबल इसको ट्रांसफर करना है और विद इन 5 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन 5 days, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ब्रीफ के अंदर सेक्शन 6 आपका हो गया। चलिए 7 पे आ जाते हैं। 7 है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। एक बारी आरटीआई एप्लीकेंट ने आपको एप्लीकेशन बीइंग ए सीपीआई आपको दे दी, आप मैं यहाँ पे जो आपको एड्रेस कर रहा हूँ आप ये मान के चल रहा हूँ कि आप सीपीआई हैं, उस हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो सीपीआई के पास एप्लीकेशन आ गई, अब उसका काम क्या है, उसको अब उस रिक्वेस्ट को डिस्पोज करनी है, आरटीआई एप्लीकेशन को डिस्पोज करनी है। डिस्पोज कैसे करेगा, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो, यानी उसके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, और या वो रिजेक्ट कर सकता है। किन ग्राउंड्स के तहत, ये ग्राउंड्स यहाँ पे बता रखे हैं, वो आपका सेक्शन 8 और 9 के अंदर आज हम उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सब्जेक्ट टू द सेक्शन 5(2) आपका 5(2) प्रोवाइजो और सेक्शन 6(3) प्रोवाइजो। तो 5(2) प्रोवाइजो और 6(3) प्रोवाइजो क्या है, 6(3) अभी हमने पढ़ा, 6(3) क्या था, ट्रांसफर, और प्रोवाइजो क्या था कि ये रहा ऊपर ही लिखा हुआ है, बिल्कुल देख लेते हैं यहीं पे। देखिए लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर, एज सुन एज प्रैक्टिकल, 5 दिन के अंदर जो है उसको ट्रांसफर करके आप उसको भेज देंगे दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को। तो ये सब्जेक्ट टू कैटेगरी का मतलब कि अगर इस दिन में क्या 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन 5(2) का प्रोवाइजो था वो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन
के बारे में था कि अगर आप सीए पीआईओ को जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको भेजते तो 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता है सीपीआईओ को, ताकि वो जवाब दे सके। ठीक है, तो कह रहा है सब्जेक्ट टू द सेक्शन 5 टू प्रोवाइजो एंड 6(3) प्रोवाइजो, यानी उन दिनों में या उस टाइम में या उस सिचुएशन में 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इन जनरल द सीपीआईओ एसपीआईओ ऑन रिसीट ऑफ ए रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 6 के अंदर अगर सीपीआईओ एसपीआईओ को आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो उसकी क्या ड्यूटी है वो बता रहे हैं। शैल एज expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request। तो इन जनरल अगर जब एक सीपीआईओ या एसपीआईओ को सेक्शन 6 के तहत आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो उस केस में वो 30 दिन के अंदर, 30 दिन का मतलब 30 डेज, वर्किंग डेज भी नहीं, एक महीना भी नहीं, 30 डेज लिखा हुआ है, यानी कोई महीना अगर 31 दिन का है तो आपको उस ऐसा नहीं सोचना कि एक महीने का टाइम मिला, एक महीने का टाइम भी नहीं मिला, 30 दिन का टाइम मिला हुआ है। ठीक है, तो उस सीपीआई या एसपीआई को क्या करना है, 30 दिन के अंदर आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो भी फीस अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं वो कुछ फीस, दो तरीके से फीस हो सकती है, या तो एक तो आरटीआई के साथ जो देनी है, अगर वो उसने पे कर दी है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, अगर फर्दर कोई फीस नहीं चाहिए आपको। अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मान लो 500 पेजेस का इन्फॉर्मेशन उसने मांगा है तो आप उसकी फीस लेना चाहते हो, तो उस केस में 500 रुपये जो 500 पेजेस की फीस होगी, जनरली क्या 2 रुपये पर पेज के हिसाब से जो फीस है आरटीआई रूल्स के अंदर बता रखा है, तो वो 1000 रुपये आप उसे इंटीमेट करो कि 1000 रुपये प्रोवाइड करना है, उसका भी प्रोसीजर यहाँ पे बता रखा है इन्हीं प्रोविजंस के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो 500 पेजेस के लिए जो 1000 रुपये मांग रहे हैं आप उसको इंटीमेट करोगे और फिर वो प्रोवाइड करेगा और वो पेमेंट करके फिर आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे। तो यानी जनरली बता रहा है कि जब 30 दिन के अंदर या तो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे या आप रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट कब कर सकते हो, द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड 9। तो सेक्शन 8 के अंदर ग्राउंड्स बता रखे हैं जहां पे आप एग्जाम्पशन सीख कर सकते हो। एग्जाम्पशन यहाँ पे वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन जनरल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को, और उससे तभी बच पाओगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से जब आपको कहीं से एग्जाम्पशन मिली हुई है। तो एग्जाम्पशन आपकी सेक्शन 8 के अंदर और ये कॉपीराइट का जो मैटर है वो आपका 9 के अंदर। तो ये दो ऐसे ग्राउंड्स हैं, ये दो ऐसे सेक्शन है जहां पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आप वहां पे रिजेक्ट कर सकते हो किसी रिक्वेस्ट को, आरटीआई रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये जो प्रोवाइजो लिखा होता है सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इन जनरल वो कह रहा है आपको प्रोवाइड करना है 30 दिन के अंदर, लेकिन जहां पे मैटर ये आ जाता है कि सीए पीआईयू के थ्रू आया, एसए पीआईयू के थ्रू आया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और सीपीआई को भेजते हैं, तो उस दिन में, उस टाइम केसेस में 30 + 5 दिन और मिल जाएगा। और जहां पे ट्रांसफर किया तो जो सीपीआई के पास गया तो उसको 30 + 5 दिन के अंदर प्रोवाइड करने का, कहने का मतलब ये कि टोटल 30 + 5 दिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जानी चाहिए आरटीआई एप्लीकेंट के पास। यानी टोटल जो टाइम दिया गया स्टार्टिंग से एप्लीकेशन जब रिसीव हुआ पहले सीपीआई को और दूसरे सीपीआई को, यानी टोटल मिला के जब एप्लीकेशन आया उससे 35 दिन के अंदर दे देना है। यानी सेकंड वाले सीपीआई को 30 दिन ही मिलेगा, लेकिन टोटल जो टाइम लगेगा आरटीआई एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में तो उसके लिए वो 35 दिन हो जाएगा। ठीक है, provided that where the information sought for the concerned life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो किसी के लाइफ या लिबर्टी को पर्टेन करता है तो उस केस के अंदर 30 दिन का टाइम नहीं है, उस केस के अंदर 48 आवर्स है। यानी 48 आवर्स का मतलब 2 दिन हो गया। अब ये 48 आवर्स ही लिखा हुआ है, 2 डेज नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए 48 आवर्स आपका, अगर आज आपने 1 बजे एप्लीकेशन रिसीव की है तो जिस केस में लाइफ और लिबर्टी का मैटर रहेगा उस केस में आज अगर आपने एप्लीकेशन रिसीव की है 1 बजे तो वहां से आपका 48 आवर्स का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम डेज में बात करते तो आज अगर आपने रिसीव किया है तो आप आगे के 2 दिन काउंट कर सकते थे कि 2 दिन आज को छोड़कर। तो इसीलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई अगर जब
लाइफ और लिबर्टी का मैटर है तो उस दिन में डेज भी नहीं काउंट करोगे, इसको आप काउंट करोगे 48 आवर्स। यानी जब से आपने इंफॉर्मेशन को, एप्लीकेशन को रिसीव किया एप्लीकेंट से, तब से आपको 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब लाइफ और लिबर्टी का मैटर कब हो सकता है? लाइफ और लिबर्टी का मैटर ऐसा हो सकता है, मान लो आपका जो राइट है, यानी आपका फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो रहा है और कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन किसी पीआईओ से मांगकर, किसी पब्लिक अथॉरिटी से मांगकर आप वहां से रिलीज हो सकते हैं। ठीक है। तो लाइफ एंड लिबर्टी ये भी हो सकता है, मान लो कोई जेल के अंदर है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जिसकी वजह से वो रिलीज हो सकता है, तो वो भी लाइफ लिबर्टी का मैटर है। कोई एविडेंस जो है जिसकी वजह से किसी की लाइफ और लिबर्टी पे फर्क पड़ रहा है, कोई जेल में है, कोई और दूसरा कोई ऐसा मैटर है, तो वहां पे अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो उसकी बात है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का ये मतलब है कि ब्रीफली एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। तो ये आपका यहाँ पे प्रोवाइजो जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो, और वो बताता है, और ये प्रोवाइजो ये बताता है। चलिए आगे आ जाते हैं। इफ द CPIO SPI fails to give decision on the request for information within the period specified under 7(1), the CPIO SPIO shall deem to have refused the request। तो अगर CPIO या SPIO जिसके पास ये इंफॉर्मेशन मांगने के लिए RTI एप्लीकेशन गई, अगर ऊपर जो ये टाइम बता रखा, टाइमलाइन बता रखा 30 दिन या 48 आवर्स के अंदर इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो अगर ये इस केस के अंदर यानी इतने टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन देने से चूक गया, यानी उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दिया है। तो ये क्यों मान लिया जाएगा इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दिया गया है? ये मानने से ये फर्क पड़ेगा कि वो फिर जो एप्लीकेंट है, RTI एप्लीकेंट, वो अपील के अंदर जा सकता है और फर्दर वो वेट नहीं करेगा। यानी 30 दिन खत्म तो वो अपील में जा सकता है कि भाई मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगी थी और ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, तो वो अपीलेट अथॉरिटी जो है उसके पास जा सकता है। तो इसलिए ये टाइमलाइन फिक्स किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई रखे अपने पास इन्फॉर्मेशन और वो बोले कि नहीं मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वजह से एक क्लियर कट गाइडलाइंस बता रखी है, क्लियर कट लिमिटेशन बता रखी है, टाइम लिमिट बता रखी है कि इस टाइम के बाद वो आगे अपील में जाए या फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके लिए जो लेना चाहता है वो उसके अंदर जा सकता है। तो इस वजह से ये जो है टाइम सेट कर दिया कि भाई इस टाइम के अंदर नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रिफ्यूज कर दिया है। तो रिफ्यूज कर दिया है तो ये मान लेने से ये होगा कि जो रिफ्यूजल के ग्राउंड्स हैं उसके बाद जो एक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में वो काम करना स्टार्ट कर देगा जो एप्लीकेंट है। 7 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वेयर ए डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फीस। अब ये उस केस की बात कर लेते हैं जहां पे मान लो एप्लीकेंट जो है उसने एप्लीकेशन लगाई और RTI जो CPIO है, सॉरी जो CPIO वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो देना चाहता है वो 500 पेज की जो एग्जांपल ऊपर लिया था उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो उस केस में उसने कैलकुलेट किया CPIO ने, तो वो RTI रूल्स के तहत 2 रुपये पर पेज का जो है प्रोविजन बना हुआ है। तो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से उसे 1000 रुपीज़ अब जो है RTI एप्लीकेंट से लेना है। तो उस केस में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा उसके बारे में इस 7 के 3 में आपका बताया गया है। तो वेयर ए डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फीस, तो कोई फर्दर फीस मांगकर अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, ये डिसीजन CPIO ने ले लिया है। रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, तो ये जो फर्दर फीस है ये क्या है? ये कॉस्ट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फर्दर, क्योंकि वो 500 पेज की है। The CPIO SPIO shall send an intimation to the person making the request, तो यानी RTI एप्लीकेंट को CPIO क्या करेगा? एक इंटीमेशन भेजेगा गिविंग, तो जहां पे क्या देना है उसके अंदर, यानी लेटर लिखेगा वो उसको, और लेटर में क्या लिखेगा? डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस। फर्दर यानी इस एग्जाम्पल के तहत यानी 1000 रुपये आपको जमा कराना है, ऐसा वो उसमें बताएगा। रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय हिम, और उसके अंदर वो डिटेल भी बताएगा टुगेदर विद द कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन कैसे 1000 रुपये की आई। तो वो बताएगा कि ये टोटल आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो 500 पेज की है, RTI रूल के तहत 2 रुपये पर पेज बनते हैं, तो टोटल इस तरीके से ये डिटरमाइन हुआ कि आपको 1000 रुपये फर्दर फीस आपको देनी है जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो कैलकुलेशन जो है वो भी सब इसके अंदर बताना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू डिपॉजिट दैट फीस, तो वो उसको बोलेंगे कि आप इस फीस को डिपॉजिट कर दीजिए और फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया तरीका। अब क्या है, ये जो पीरियड होगा जब वो उसके पास एप्लीकेशन आया, मान लिया कि उसको 1 तारीख को एक मंथ के अंदर आया उसके पास एप्लीकेशन, जून के मंथ में आया, 30 दिन का होता है ये महीना, और 30 दिन एग्जैक्ट 30 दिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आज 1 जून को उसके पास आरटीआई एप्लीकेशन आई सीपीआई के पास, उसने 10 जून को डिसाइड किया कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है और 1000 रुपये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फर्दर जो फीस है वो मांगनी पड़ेगी, तो उसने 10 तारीख को लेटर लिख दिया। अब मान लिया उसका जवाब 20 तारीख को आया, जो अप्लीकेंट था उसने 20 तारीख को जवाब दिया या 20 तारीख को पैसा डिपॉजिट कराया, तो ये बीच का जो 10 दिन होगा, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी टोटल 30 दिन के अंदर जो रिक्वेस्ट के बाद, आरटीआई रिक्वेस्ट के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, अब उसके पास ये जो बीच का 10 दिन का लैप्स आया है, गैप आया है, ये फर्दर और मिल जाएगा उसको। यानी पहले उसने 10 दिन लिए, 1 जून से लेकर 10 जून तक 10 दिन का टाइम लिया, 30 दिन का पूरा टाइम मिलता है सीपीआई को, 30 में से उसने 10 दिन ही यूटिलाइज किया, बाकी उसे अब आगे का टाइम जो है वो बाकी टाइम 10 दिन का हटा के और मिल जाएगा। 10 दिन का कौन सा, जिसके अंदर उसने जवाब देने में टाइम लगाया, जो आरटीआई एप्लीकेंट था। तो जो भी इंटरवीनिंग पीरियड होता है, यानी बीच का पीरियड होता है, जितना भी टाइम वो जवाब देने में या फीस जमा कराने में लगाता है, वो क्या होता है, वो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है टोटल टाइम के अंदर। 30 दिन के टोटल टाइम में से जो सीपीओ के पास होता है जवाब देने के लिए, उसमें से उसको घटा दिया जाता है। अगर ये 5 दिन के अंदर जवाब देता आरटीआई एप्लीकेंट और 5 दिन में फीस जमा करा देता, तो टोटल 30 दिन का टाइम और बाकी कितना बच जाता उसको। यानी उस केस में अगर मान लो 10 तारीख को उसने दिया था और 5 दिन का और टाइम लिया, तो उसके अलावा 5 तारीख से फिर उसका जो है आगे, यानी 15 तारीख से उसका जो है बाकी का जो 20 दिन का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है। तो जो भी इंटरवीनिंग पीरियड होगा, जितने पीरियड के अंदर जो आरटीआई एप्लीकेंट ने जवाब देने का टाइम लगाया, उसको आप घटा दो, ठीक है, यानी उतना टाइम और मिल जाएगा वो, यानी एक तरह से वो टाइम जो है सीपीआई के टाइम में से काउंट नहीं होगा, वो टाइम और एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द सेड इंटीमेशन, यानी जिस दिन वो लेटर डिस्पैच हुआ, द पेमेंट ऑफ फीस, और जिस दिन को पेमेंट हुई फीस की, शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ 30 डेज रेफर टू इन 7(1). तो सीपीआई के लिए 30 दिन का टाइम है, उसमें से वो डेट टाइम हट जाएगा, यानी उतना टाइम ये माना जाएगा कि भाई सीपीआई का टाइम में से नहीं गया, वो गया है आरटीआई एप्लीकेंट के टाइम में से। चलिए, इसका क्लॉज बी क्या कहता है, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू डिसीजन एज टू अमाउंट ऑफ हिज चार्ज एंड फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, टाइम लिमिट, प्रोसेस एंड अदर फॉर्म्स। तो वो क्या कह रहा है, साथ में जो आप इंटीमेशन देंगे उसके अंदर आप ये भी बताएंगे कि भाई जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अगेंस्ट आपके पास राइट टू रिव्यू है, ठीक है। यानी वो चैलेंज कर सकता है कि भाई आपने 1000 रुपये जो आपने मुझे मांगे हैं मेरे से फर्दर पेमेंट फीस के लिए, वो आपने कैलकुलेशन गलत की है, वो चैलेंज कर सकता है। वो चैलेंज ये भी कर सकता है कि भाई आपने जो फीस मांगी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो बताएगा किस तरह से ज़्यादा है। कभी कभार क्या होता है, कोई जो है 2 रुपये पर पेज के अलावा ज़्यादा भी मांग लेता है, तो उस केस में वो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम यानी इंटीमेशन के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपका राइट टू रिव्यू है, यानी आप इस डिसीजन को रिव्यू करवा सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ फीस चार्ज किया रहा है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और जो जिस फॉर्म में एक्सेस आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो एक्सेस कई तरीके से दी जा सकती है, आप हो सकता है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में भेज रहे हो, आप उसको इंस्पेक्शन के लिए बुला रहे हो, बहुत सारे जो है एक्सेस आप अलग तरीके से दे सकते हो, तो उसको भी चैलेंज किया सकता है कि मुझे आप इंफॉर्मेशन देने के बजाय इंस्पेक्शन के लिए बुला लो। अगर एप्लीकेंट जो है वो ये भी कह सकता है कि मुझे आप जो है इंस्पेक्शन के लिए बुला लो, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, 1000 रुपये मैं नहीं पे करना चाहता, मुझे इंस्पेक्शन के लिए बुला लो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके की बातों को भी जो है उसके अंदर बताना है कि आपका फॉर्म ऑफ एक्सेस जो है, ये सबको लेकर आप एक रिव्यू कर सकते हो डिसीजन की जो मैंने किया है। और उसके अंदर पर्टिकुलर्स आप अपीलेट अथॉरिटी को बता दोगे, कौन अप्लीकेट जो है अथॉरिटी है, टाइम लिमिट क्या है, और प्रोसेस क्या रहेगा उस केस में अगर अपील करते हैं तो, और क्या दूसरे फॉर्म्स है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है उस इंटीमेशन के अंदर ही बता के भेजना है। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर द एक्सेस टू द रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड द पर्सन टू हुम द एक्सेस इज टू बी प्रोवाइडेड इज सेंसरली डिसेबल्ड। तो अगर जिसको इंफॉर्मेशन अब प्रोवाइड करना है, वेयर एक्सेस टू द रिकॉर्ड, जहां पे रिकॉर्ड का एक्सेस एक सेंसरली डिसेबल्ड पर्सन को देना है। सेंसरली मतलब यानी उसका कोई सेंस जो है
प्रॉपर काम नहीं करता, मान किसी को सही से दिखाई नहीं देता या किसी को सुनाई नहीं देता या किसी और भी दूसरे तरीका कोई भी सेंसरी डिसेबल्ड पर्सन है तो उस केस में क्या है, तो उस केस में क्लियरली बोला है कि द CPIO shall provide assistance to enable access to information including providing assistance as may be appropriate for the inspection। ठीक है, तो इंस्पेक्शन के लिए बोला जा सकता है कि भाई वो जो RTI एप्लीकेंट है वो इंस्पेक्शन कर सकता है अगर अप्रोप्रिएट है तो असिस्टेंस प्रोवाइड करना है CPIO SPIO को, ये तो बात हो ही गई। उसके अलावा अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसको इंस्पेक्शन करने में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, ये बताया गया। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जहां पे एक्सेस जो है प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। द अप्लीकेंट शेल, तो उस केस में अप्लीकेंट को पे सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के लिए जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड होगी, देखिए ऊपर भी प्रिस्क्राइब्ड फीस लिखा हुआ था और नीचे भी प्रिस्क्राइब्ड फीस लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो जहां जहां पे ये प्रिस्क्राइब्ड फीस लिखा हुआ है एज फीस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रूल्स बनाएगी अपने और रूल्स के तहत बताएगी इस चीज के लिए इतनी फीस देनी होगी और इस चीज के लिए इतनी फीस देनी होगी। तो इसलिए ये मतलब है प्रिस्क्राइब्ड फीस का। प्रोवाइडेड दैट द फीस प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन जो ये फीस प्रिस्क्राइब की बात चल रही है वो किस तरह की फीस होनी चाहिए, वो फीस रीजनेबल होनी चाहिए। और दूसरा, नो सच फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम बिलो पॉवर्टी पर्सन। तो जो बिलो पॉवर्टी पर्सन है ना तो उससे ये फीस नहीं ली जाएगी। चलिए 6 क्या कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 7 का 5। तो ये जो 7 के 5 में जो भी बात बताएगी फीस के रिगार्डिंग, इसके बावजूद द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज। जो 7 का 5 है इसके अंदर ये जो हमने बात की यहाँ पे फीस के बारे में बताया कि फीस प्रिस्क्राइब फीस होगी, रिजनेबल होगी, BPL को जो है फीस नहीं देनी होगी बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन को। तो ये कह रहा है कि इसके बावजूद जो फीस की बात कर रहे हैं उसके बावजूद अगर कोई CPIO है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है जिसने जो भी टाइम लिमिट है उसके तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, यानी डीम्ड रिजेक्शन है, तो उस केस में अगर 30 दिन के बाद जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उसे इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी सिंपल भाषा में ये मतलब हुआ CPIO को 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, वो 30 दिन के अंदर फेल हो गया उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में और इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो उस केस में वो इंफॉर्मेशन उसे फ्री ऑफ चार्ज देना पड़ेगा, कोई भी फर्दर फीस या एडिशनल फीस नहीं मांग सकता। ठीक है, ये सिंपल सा जो है 6 ये कहता है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सेक्शन 7(1) के अंदर कोई डिसीजन लेने से पहले जहां पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या रिजेक्ट करना है या एग्जाम्पशन सीक करना है, उसकी बात कर रहे हैं वो। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, वहां पे कोई डिसीजन लेने से पहले द CPIO SPIO शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11। तो थर्ड पार्टी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी को बिलोंग करती है उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को भी हमें ध्यान में रखना है। तो थर्ड पार्टी क्या हुआ, जो RTI एप्लीकेंट है उसको छोड़कर जो है थर्ड पार्टी सारे लोग हैं, यानी अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो वो भी थर्ड पार्टी है, और एक सिटीजन ने किसी दूसरे सिटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, जो दूसरा सिटीजन है वो भी थर्ड पार्टी है, जो पब्लिक अथॉरिटी वो भी थर्ड पार्टी है। तो सिटीजन को छोड़कर बाकी जो है वो थर्ड पार्टी होते हैं, ये डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था। तो वो बोल रहा है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जहां पे होगी तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे थर्ड पार्टी क्या कहता है। जैसे कि सेक्शन 11 के अंदर बता रखा है थर्ड पार्टी के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में हम थर्ड पार्टी को कंसल्ट करते हैं कि भाई वो इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है। तो अभी हम 11 में देख लेंगे डिटेल में कि क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन है तो भाई पहले आप सेक्शन 11 में जाइए, वहाँ पे जो जो रिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी ने दी है उसको कंसीडर करिए, उसके बाद आप जवाब देना कि आपको रिफ्यूज़ करना या एक्सेप्ट करना या इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले 7 के अंदर, यानी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से पहले या रिजेक्ट करने से पहले आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को भी देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी क्या कह रहा है, उसकी सबमिशंस क्या हैं। तो ये जनरली बात यहाँ पे बताई है।
जो सबसेक्शन 8 है वो है वेयर ए रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। अब मान लिया कि कोई रिक्वेस्ट जो उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का ग्राउंड क्या होगा, सेक्शन 8 होगा या सेक्शन 9 होगा, जहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखा है या कॉपीराइट जो है उसका इन्फ्रिंजमेंट है तो उसका वायलेशन है। द CPO SPO shall communicate to the person making the request reason for the rejection। तो जब रिजेक्ट भी करेंगे तो ऐसा नहीं है, देखिए जहाँ पे जब हम स्टैच्यूट की बात करते हैं और स्टैच्यूट का मतलब इस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्ट के अंदर आप रीज़न जो होता है ना वो भी एक स्पीकिंग ऑर्डर के तहत पे होता है। आपने कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है ऑर्डर बनाता है तो ये ऑब्लिगेशन होता है उसके ऊपर कि वो स्पीकिंग ऑर्डर बनाए। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, स्पीकिंग ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर आप सारे चीज़ों का रीज़न दें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि ये एक स्टैच्यूट है, ये एक एक्ट है, इसके जो प्रोविजन होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप बिना रीज़न दिए बच जाएंगे। इन जनरल भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, किसी का कोई काम आता है, किसी का कोई काम आता है, तो उस केस में भी जब आपको किसी का रिजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको प्रॉपर एक रीज़न देना चाहिए कि रिजेक्शन का क्या रीज़न है। और क्योंकि ये तो अब एक एक्ट है जहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं तो जो कि स्ट्रिक्ट होते हैं, और इस केस में RTI एक्ट के तहत पेनल्टी भी है, तो इस केस में तो आपके ऊपर एक बाउंडेशन आ जाता है कि आप जो भी रिजेक्शन देंगे उसके अंदर प्रॉपर लिखें। तो अगर मान लो सपोज आपने सेक्शन 8 जिसके अंदर एग्जाम्पशन दिया गया है कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसलिए जो है मैं इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दे रहा हूँ, तो प्रॉपर आप कोट करेंगे, आप उसमें बताएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं इसके मांगने से ये क्या होगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा और जो इसके रिगार्डिंग है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और इस वजह से इंफॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 8 के इस क्लॉज के अंदर, और इस वजह से मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये इतनी सारी डिटेलिंग जाएंगी उसके अंदर। तो रीज़न का मतलब सिर्फ ये नहीं बता दिया आपने क्योंकि ये सेक्शन 8J के जो भी है उसके तहत आता है इसलिए आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इतनी बात लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर उसका रीज़न देके रिजेक्ट करना है। ये बताता है, ये आपका जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि जब आप रिजेक्शन का कोई एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में रिजेक्शन का प्रॉपर ग्राउंड बताना आपके लिए मैंडेटरी है, ये कहता है ये। द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड। और अपलेट अथॉरिटी का डिटेल यानी क्या नाम है अपलेट अथॉरिटी का, क्या डेजिग्नेशन है, रूम नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो तो और भी वेल एंड गुड है, लेकिन इतना तो कम से कम जिससे कांटेक्ट किया जा सके, नाम, डेजिग्नेशन, रूम नंबर और बिल्डिंग और इस तरीके से पिन कोड, ये चीज़ें तो आपको प्रोवाइड करनी ही है उसके अंदर ताकि वो फर्स्ट अपील कर सके अगर वो करना चाहता है तो। द पर्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, तो पीरियड जिसके अंदर, तो अपील का पीरियड यानी 30 दिन के अंदर जब किसी को RTI एप्लीकेंट को जब जवाब मिल गया, रिप्लाई मिल गया, चाहे वो रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है और वो अपील करना चाहता है, तो जिस दिन वो उसने एक्सेप्ट मिला है, उसको उसने रिसीव किया है, उससे 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। तो ये बात भी आपको उस एप्लीकेशन में लिखनी है कि भाई विद इन 30 डेज यू कैन अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डिटेल्स आर सो एंड सो एज बिलो करके, ठीक है, ये उसके अंदर लिखना पड़ेगा। एंड इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट अनलेस, देखिए ये कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी RTI एप्लीकेंट ने मांगा है तो जनरली आप उसी फॉर्म में प्रोवाइड करिए जिस फॉर्म में मांगा है, अनलेस जब तक कि उससे आपका रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो रिसोर्स डाइवर्ट होने का मतलब क्या है कि मान लो आप सेक्शन में जो भी है, अंडर सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, जो भी हैं जो आप डील कर रहे हैं, और आपके 2-3 लोग तो उसी काम में लगे, जो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो सारा हैम्पर हो गया, तो वो हो गया डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज, यानी आपने रिसोर्सेज को फिर पूरा इसी काम में लगा दिया। तो अगर आपका सारा रिसोर्स उसी काम में लग जाएगा RTI एप्लीकेशन के अंदर तो बाकी काम आपके नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वो कहता है कि ऑर्डिनरी तो आप उसी फॉर्म में प्रोवाइड करें जिस फॉर्म में RTI एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी गई है। लेकिन अगर ऐसा करने से आपके रिसोर्सेज पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं और आपका जो मेन काम है वो हैम्पर हो जाता है, तो उस केस में आप उसको जिस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड, तो कभी कभार कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है बहुत पुराना होता है, उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी फोटोकॉपी करेंगे तो हो सकता है वो फट जाए।
या उसके अंदर कुछ नुकसान हो जाए, तो उस केस में भी आप ये कह सकते हो कि भाई ये, क्योंकि अगर इसको मैं फोटोकॉपी करवाऊंगा या कुछ और करवाऊंगा, किसी और तरह से प्रोवाइड करूंगा, स्कैन करूंगा, तो उस केस में इसका क्या है, सेफ्टी पे और इसकी जो प्रिजर्वेशन पे उस पे खतरा हो सकता है। तो उस केस में वो आप ये कह सकते हो कि आप आके यहाँ पे इंस्पेक्शन कर लो। तो फॉर्म आपने चेंज कर दिया डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिक्वायरमेंट है उस रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड किस तरीके से प्रिजर्व करना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको फॉर्म फिर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी इतनी डिस्क्रिप्शन आपको मिली हुई है कि फॉर्म सिर्फ आप बदल सकते हो, इंफॉर्मेशन तो आपको देनी है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन जो है ये 7 हो गया। तो बड़ा सेक्शन है, तो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे इसका लिख भी दिया है कि आपका 7 के अंदर टाइमलाइन हो गया कि 30 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर, और इन केस ऑफ अगर CAPI SPI से आ रहा है तो वो 35 दिन, 5 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो दूसरा CPI है उसके, यानी टोटल, यानी ये कहने का मतलब ये कि जो RTI एप्लीकेंट है उसको 35 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो ये जो 48 आवर्स है, 48 आवर्स को मैंने 2 दिन काउंट किया है, लेकिन आप इसको 48 आवर्स प्लस 2 डेज मान सकते हैं, जो है एग्जैक्ट 7 डेज ये नहीं होगा। ठीक है, फेलियर टू गिव डिसीजन विद इन टाइम, तो इसमें हम जब 7.2 में बात की कि अगर कोई टाइम लाइन के अंदर डिसीजन नहीं देता तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा CPI और SPI का। 7.3 में हमने बात की कि फर्दर फीस कितनी देनी है और क्या क्या तरीका होगा उसके बारे में, और इंटरवीनिंग पीरियड जो बीच का टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर वो जब उसके पास इंटीमेशन गई और जब उसने पैसा जमा कराया उसको हम हटा देंगे। 7.4 में हमने क्या देखा कि कोई सेंसरली डिसेबल्ड है पर्सन, तो उसको क्या करना है, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है CPI को। 7.5 के अंदर क्या देखा कि हमने कि प्रिस्क्राइब्ड फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी अगर प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना है, जो फीस होगी वो रिजनेबल होनी चाहिए, BPL के लिए कोई फीस नहीं, ये देखा हमने। 7.6 के अंदर हमने क्या देखा कि वेयर एफ जहाँ पे फेल हो जाता है कोई पब्लिक अथॉरिटी तो उसे फ्री ऑफ चार्ज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी टाइम लाइन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाता तो इन्फॉर्मेशन उसे फ्री ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। और 7.7 में हमने क्या देखा कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है, आप थर्ड पार्टी को जरूर कंसल्ट करो, और थर्ड पार्टी की अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी कंसीडर करके फिर उसके बाद डिसीजन लो। 7.8 के अंदर हमने देखा कि जहां पर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है तो उस केस में आप एपेलेट अथॉरिटी का डिटेल्स बताएंगे उसके अंदर। और 7.9 में हमने देखा कि इन्फो जो फॉर्म है उसी फॉर्म में प्रोवाइड करना है अनलेस आपका रिसोर्स जो पूरी तरह से डाइवर्ट हो रहा हो या जो रिकॉर्ड है उसकी सेफ्टी को खतरा हो। तो ये हमने पूरी बात जो है ब्रीफ के अंदर मैंने आपको दोबारा से एक बारी रिकॉल करा दिया। चलिए सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, ये आपका 8 और 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 8, 9, 11, जो 8 हो गया आपका एग्जाम्पशन, 9 हो गया आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वाला, और 11 जो हो गया आपका थर्ड पार्टी। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। तो इस एक्ट के अंदर जहां पे भी कुछ भी लिखा हो कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है नहीं प्रोवाइड करनी है, लेकिन इन मैटर्स के तहत देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। तो CPI या SPI के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सिटीजन को इन मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सिटीजन को। तो वो कौन सा है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई खतरा आए, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है आप उसको एग्जेम्प्टेड 8 के अंदर बता सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे सो एंड सो इंफॉर्मेशन जो है वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा हो जाएगा अगर डिस्क्लोज किया गया। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन को जो सेक्शन 8 के 1A के तहत जो है हम रिफ्यूज कर रहे हैं या एग्जेम्प्टेड है इस सेक्शन 8(1) के A के अंदर, ये लिख देंगे आप। ठीक है, और क्या हो सकता है, सिक्योरिटी पे खतरा हो, ठीक है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है। स्ट्रैटेजिक, तो जो स्ट्रैटेजी होती है कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये सब स्ट्रैटेजी जो हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे ये जितनी भी स्ट्रैटेजी है इसके रिगार्डिंग भी जो इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी आप एग्जेम्प्टेड सीख कर सकते हो, उसके अंदर एग्जाम्पशन ले सकते हो। साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो स्टेट का, उस पर कोई यानी जो है प्रॉब्लम आ सकती है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं। फॉरेन कंट्री के साथ कोई रिलेशन है उसमें अगर कोई जो है प्रॉब्लम हो सकती है इस इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड है, या लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोई जैसे राइट हो सकता हो, कोई ऑफेंस कोई कर सकता हो, तो उस केस में ऑफेंस का मतलब यानी क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है,
तो क्रिमिनल ऑफेंस मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने किसी के बारे में प्रोवाइड कर दी, भाई इसके पास तो इतना पैसा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो उस अगर किसी के पास क्या है उससे अगर उसकी जान को खतरा हो सकता है या कोई और भड़काने वाला भड़काऊ भाषण हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है अगर जिससे किसी ऑफेंस होने का खतरा लगे तो वो भी जो है वहां पे आप मना कर सकते हैं या एग्जाम्पशन मांग सकते हैं 8(1)(b) के तहत। इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोर्ट ऑफ लॉ ने एक्सप्रेसली यानी क्लियरली बता रखा है कि ये फॉरबिडन है, इसको पब्लिश नहीं करना है, तो उस केस में तो आप क्लियरली जो है इसका बी का एग्जाम्पशन मांग लेंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिससे हो ऐसे डिस्क्लोजर से, ऐसे इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से, तो उसका भी है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच कुड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की प्रिविलेज का ब्रीच हो उस केस में भी, और इस या स्टेट लेजर की किसी यानी ब्रीच का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिविलेज है कि पार्लियामेंट के पास ये मैटर जाना चाहिए, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, तो आप वो इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में दे देंगे तो उससे ब्रीच हो जाएगा, तो इस तरह का काम जो है वो आप एग्जाम्पशन मांग सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, कोई ऐसा मैटर जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस में कोई कंपनी ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बीइंग ए पब्लिक अथॉरिटी और आप उसे फिर बाहर नहीं दे सकते, उसमें एग्जाम्पशन मांगना पड़ेगा। कोई ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट मतलब मान लो किसी का मसाला बनाने का कोई तरीका है, फॉर्मूला है, वो आपके पास है तो वो भी ट्रेड सीक्रेट है। किसी मशीन को बनाने का कोई तरीका है, कोई चीज़ जिसका अंदर किसी का अपना इंडिविजुअल कोई कंपनी का राइट है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है आप जो है नहीं पब्लिक डोमेन में दे सकते, उसमें आप एग्जाम्पशन सीख करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी ने बहुत अच्छा कोई चीज़ वो किया है, स्टोरी लिखी है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसके अंदर दिमाग लगा के कोई काम किया गया है, कोई आर्टिकल है तो ये है, कोई रिसर्च पेपर है, तो ये सब चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से जिसका वो इन्फॉर्मेशन है, जिस थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी ही ऐसा बंदा हो जाएगा, जैसे कंपनी है वो सब क्या है थर्ड पार्टी कहलाएंगे। तो थर्ड पार्टी कौन होती है, जो एप्लीकेशन आपको भेज रहा है सिटीजन, उसके अलावा बाकी सब लोग थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का जिससे क्या हो, कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है उसको हैम्पर हो, उसकी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन आएगी, तो उसको मान लो किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उसको फायदा होना है, वो उसको बेचना चाहता है तो उसको लॉस है, तो उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो एक तरीके से हार्म हो जाएगी। तो इस वजह से उस केस में भी आप एग्जाम्पशन सीख करेंगे ये 8(1)(d) के अंदर। अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सर्टिफाइड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट टू डिस्क्लोज द सच इन्फॉर्मेशन, इस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसीजन ले सकती है अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोजर करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, जैसे कि हमने देखा था लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ठीक है। तो उस सेक्शन में उस क्लॉज में जाके आप वहां पे देख लेंगे कौन कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो उस केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो यानी उनके पास मैटर जा सकता है यानी भेज सकते हो और उनसे आप उनकी जो है डिसीजन मांग सकते हो कि भाई इसको डिस्क्लोज करें ना करें, अगर सीपीआईओ चाहता है कि इसको डिस्क्लोज करना है तो, ठीक है। तो अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा तभी ये किया जा सकता है। जनरली ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मैटर तब जाता है जब क्या करता है सीपीआई उसको मना करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर जो आरटीआई एप्लीकेंट होता है वो अपील के अंदर जाता है, फर्स्ट अपील के अंदर जाता है तो वहाँ पे भी मना हो जाता है, और फिर उसके बाद जाता है सीआईसी के अंदर, फिर सीआईसी बोलती है कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी इसको आप देखें कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डिस्क्लोजर करना चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मैटर आ जाता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फिर डिसाइड कर सकती है कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सीपीआई तो एग्जाम्पशन ही मांगेगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, सीपीआई तो एग्जाम्पशन ही मांगेगा या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए जो सेक्शन 11 है उसमें जाएगा। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशन, तो फिड्यूशरी रिलेशन में का मतलब ये होता है यानी ट्रस्ट का रिलेशन। तो जैसे आपने वकील को बताया कि भाई मैंने ये आप कोई ऑफेंस का चार्ज आपके ऊपर लग गया, आप वकील के पास गए, आपने सारा डिटेल बता दिया, सच जो भी था वो बता दिया, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको बताई है वो फिड्यूशरी रिलेशन में है। आप डॉक्टर के पास गए, आपको जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, उसके बारे में आप जाके उसने क्लियरली खुल के बताया, तो वो भी आपका फिड्यूशरी रिलेशन में आता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, और ऐसा नहीं कि ये वर्बल ही होगा, ओरल भी, ओरल के साथ साथ अगर रिटर्न में भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप उस केस में क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड होगी और ये जनरली क्या है नहीं प्रोवाइड की जाएगी।
अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइज इन लार्जर इंटरेस्ट। तो जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह से डिस्क्लोज करने के लिए ना बोले। तो उस केस में भी मैंने जैसे बताया कि सीपीआई तो मना ही करता है कि एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है, फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, वही मना कर देता है। तो जनरली सीआईसी डायरेक्शन देती है कि भाई इसके अंदर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिस्कस करके या उनका डिसीजन लीजिए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। तो प्रोसीजर जनरली ये होता है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कॉन्फिडेंस के अंदर, जनरली क्या होता है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कुछ जो है ट्रेड रिलेशंस होते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस के तहत रिसीव किया जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जो फॉरेन गवर्नमेंट से आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, ऑब्वियसली आप पब्लिक डोमेन में उसको नहीं देंगे, तो इसलिए ये भी एग्जेम्पशन के तहत आता है। Information the disclosure of which would endanger the life and physical safety or any person, identify the source of information, assistance given in confidence for law enforcement or security purposes। तो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, तो वहाँ पे अगर किसी मान लो कोई खबरी था, उसने इन्फॉर्मेशन दी, अब उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप आगे देना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे? कि उससे क्या होगा, उसकी लाइफ को, उसकी फिजिकल सेफ्टी को या उसकी आइडेंटिटी को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो उस केस में जहां पे लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन को बचाना है या एग्जाम करना है, तो आप जी के तहत एग्जामेशन मांग सकते हैं। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन को जो है एक तरीके से स्लो डाउन कर देगा, इम्पीड कर देगा, उसको हैम्पर कर देगा, या एप्रीहेंशन, यानी आप किसी को मान लो किसी को पकड़ना है, यानी किसी को अरेस्ट करना है और इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी जिससे उसके अरेस्ट में कोई दिक्कत आ जाए। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, किसी ऑफेंडर को कोई किसी ने कोई क्राइम किया, वो ऑफेंडर है, उसको प्रोसिक्यूट करना है, यानी कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है। तो इन्फॉर्मेशन आपके देने से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो हैम्पर हो जाता है वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन या प्रोसेस, तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन को क्या है, एग्जेम्प्टेड क्लेम कर सकते हो और वहां पे आप मना कर सकते हो। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। तो कैबिनेट पेपर जिसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन है, डिस्कस हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या सेक्रेटरी का या दूसरे ऑफिसर का, तो उसको भी आप एग्जेम्प्टेड क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये बताया गया है कि जो डिसीजन होगा इनको पब्लिक कब करना पड़ेगा, जब ये कंप्लीट हो जाता है। अगर ये डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और उसका रीजन क्या है और मटेरियल जिसके बेसिस वो डिसीजन लिया गया, उस सबको क्या कर दिया जाएगा, उसको पब्लिक कर दिया जाएगा जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। यानी डिसीजन एक बार ले लिया, आपने मान लो कोई पॉलिसी बनानी है, तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, वो पॉलिसी बन गई, पब्लिक में डोमेन में वो पॉलिसी आ गई, तो उसके बाद जो है वो सारे डिटेल्स जो होंगे, जो मीटिंग हुई, जो उसके अंदर डेलिब्रेशन हुई, जो बातचीत हुई, डेलिब्रेशन हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह है, और जो प्रोसेस यानी कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ें जो पहले एग्जेम्प्टेड थी वो पब्लिक डोमेन में ला देनी है, ये लेकिन बताया गया है। तो कैबिनेट पेपर ये सब चीज़ें पहले तो एग्जेम्प्टेड रहेंगी, लेकिन जब पूरा प्रोसेस ओवर हो जाता है, जो पॉलिसी बननी थी बन गई, जो डिसीजन लेना था वो ले लिया गया और वो पूरा कंप्लीट और ओवर हो गया, तो उस केस में उसके बाद वो पब्लिक कर दिया जाएगा, ये भी साथ में बताया गया है। Provided further that those matter which comes under the exemption specified in this section shall not be disclosed। तो ऐसे मैटर, लेकिन इसके अंदर बताया कि जब आप ये डिस्क्लोज करेंगे पब्लिक को, जो ये कैबिनेट से रिलेटेड चीजें हैं, उसके अंदर लेकिन उन चीजों को बचा देना है जो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। यानी 8(1) के अंदर जितने भी ऊपर बता रखे, मान लो उसके अंदर आपका कोई ऐसा था जो फिड्यूशरी में था, या कोई ऐसा था जो ट्रेड सीक्रेट था, तो ऐसे चीजों को क्योंकि ये ऊपर एग्जेम्प्टेड है, उनको पब्लिक लेकिन आप फिर भी नहीं करेंगे। फर्दर दैट दोज मैटर्स विच कम अंडर द एग्जेम्पशन, तो ये पब्लिक करने से के साथ साथ आपको लेकिन ये भी ध्यान में रखना है जो एग्जेम्प्टेड है तब भी ऊपर, तो उनको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये आपको भी ध्यान में रखना है। जे कहता है इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू पर्सन इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी आप मना कर सकते हो। सपोज किसी का कोई मैरिटल स्टेटस पूछता है, मैरिटल स्टेटस क्या एक पर्सनल चीज है, उससे जो है आप मना कर सकते हो। किसी की कोई एग्जैक्ट सैलरी पूछता है कि कितने रुपए मिलते हैं, तो वो मना कर सकते हो। इन जनरल लेवल किस लेवल में, गवर्नमेंट सर्वेंट किस लेवल में है, पे लेवल किस में है, वो बताया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सैलरी जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। किसी के कहाँ पे
मान लो क्या आते हैं, और क्या क्या पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जनरली ये सब चीज़ें भी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसको डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो यानी कोई भी होगी, मैं तो एग्जांपल दे रहा था ये, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल है नेचर के अंदर, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, वो जे के अंदर जो है एग्जेम्प्टेड है। डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप विद द पब्लिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एक्टिविटी कोई भी जो है नहीं होती, जिसके अंदर जिससे पब्लिक इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्टेड है और उसको नहीं प्रोवाइड करना है। विच विड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसकी वजह से जो प्राइवेसी है इंडिविजुअल की, उस पर कोई खतरा आता है, इन्वेजन होता है उसका, तो उसको भी जो है एग्जेम्प्टेड आपको लिखना है उसके अंदर जवाब में, और वो प्रोवाइड नहीं करना है। अनलेस द सीपीआई, एसपीआई और द एप्लाइड अथॉरिटी इज सर्टिफाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जब तक कि सीपीआईओ और जो एसपीआईओ है या एप्लाइड अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो यानी अगर किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा सीपीआईओ, एसपीआईओ या एप्लाइड अथॉरिटी को कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है या नहीं प्रोवाइड करना है। तो ऑब्वियसली जब हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, तो जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो उसको भी जो है जवाब मांगेंगे उससे, उससे भी उसकी राय मांगेंगे, उसका सबमिशन मांगेंगे, उसका आर्गूमेंट मांगेंगे कि क्यों उसको पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं इसको डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन किसी सिटीजन को भी या किसी पर्सन को भी डिनाई नहीं करनी है। यानी कहने का मतलब ये हो कि जब पार्लियामेंट में जाके कोई देखा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखेगा, तो वो तो पब्लिक हो ही जाएगी। तो जब पार्लियामेंट को नहीं मना किया जाता तो पब्लिक को भी मना नहीं करना ऐसी इंफॉर्मेशन को। अब ये तो आपके सारे एग्जाम्पशन थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 nor any exemption permissible in accordance with section 8(1). A public authority may allow access to information if public authority in disclosure outweighs the harm protected interest। तो कह रहे हैं कि चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ भी बोला गया हो या जो ऊपर बातें बताएगी एग्जाम्पशन की कुछ भी बोली गई हो, एक पब्लिक अथॉरिटी अगर ये सोचता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके अंदर डिस्क्लोजर करना चाहिए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर डिस्क्लोजर करना चाहिए, और जो हार्म इसको प्रोटेक्ट करने से हो रहा है, यानी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने से हो रहा है, उससे ज़्यादा डिस्क्लोजर में अच्छा ही है, यानी बेनिफिशियल डिस्क्लोजर है, तो उस केस में वो डिस्क्लोज कर सकता है। तो यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ भी बोला गया हो या ऊपर एग्जाम्पशन में कुछ भी बोला गया हो, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो डिसीजन ले सकती है उन केसेस के अंदर जहाँ पे जो डिस्क्लोजर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो जिसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है एग्जाम्पशन के तहत, उससे ज़्यादा अगर पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, देना चाहिए, तब वो दिया जा सकता है। तो यानी लेकिन इस केस में क्या होता है, इन सब केसेस में क्या है, एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, और जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको भी एक मौका, यानी उसको राइट टू हियरिंग जरूर देना चाहिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 8(1)(a), C and I, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which any request is made under section 6। तो ये बेसिकली आपका ऐसी इंफॉर्मेशन की बात करता है जो 20 साल जिस इंफॉर्मेशन को हो गए हैं। तो जब किसी इंफॉर्मेशन को 20 साल हो गए तो उस केस में आपको क्या करना है उसके बारे में बताता है। तो जनरल जो एक थिंकिंग है सभी लोगों के अंदर, सीपीआई के अंदर या इन जनरल के अंदर, आप लोग ऑफिस के होने के बावजूद, कि ये है कि 20 साल से ज़्यादा की जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करनी है। लेकिन आरटीआई ये कहता है कि 20 साल से ज़्यादा की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको पब्लिक करनी है। ठीक है, चाहे वो 8(1)(a) जो सॉवरेंटी इंटीग्रिटी थी उसके रिगार्डिंग था, या सी था, या आपका ये कैबिनेट वाला था। ठीक है, आई आपका ये कैबिनेट पेपर्स वाला है। तो इन सारे केस में अगर 20 साल से ज़्यादा की इंफॉर्मेशन है तो उसको आपको पब्लिक करनी है, ये बताता है।
shall be provided to any person making a request under the section। तो कोई पर्सन अगर मांगेगा ये इन्फॉर्मेशन तो वो प्रोवाइड करनी है आपको, ये कहता है। यानी 20 साल से ज़्यादा की। अब ये डिसाइड कौन करेगा, तो इसका प्रोवाइजो ये कहता है यहाँ पे नीचे कि इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि 20 साल कब कंप्लीट होता है। तो वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द डेट फ्रॉम विच द सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हैज टू बी कंप्यूटेड। तो किस डेट से कंप्यूट करना है कि 20 साल हुए कि नहीं हुए, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले सकती है और उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा कि 20 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी तक उस इंफॉर्मेशन को। तो जिस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट की यानी आरटीआई एप्लीकेशन भेजा और वो इवेंट अगर आपका 20 साल पहले हुआ था तो उस केस में वो इन्फॉर्मेशन देनी, ये कहता है एक तो। और दूसरा ये कहता है ये कि इन्फॉर्मेशन का डिसीजन कि 20 साल से ज़्यादा उसको हुए या नहीं हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, ये आपका 8 है, बताता है। ये शॉर्ट में मैंने लिख ही दिया है, मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा सेक्शन है और इसको पढ़ूंगा तो अननेसेसरी इसमें टाइम मिल जाएगा। तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप इसको एक बारी पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 कहता है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। तो सर्टेन केसेस यहाँ पे जनरली क्या है, आपका एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ही है। तो ये कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, यानी सेक्शन के 8 के अंदर आप एग्जाम्पशन मांग रहे हो, ठीक है आप एग्जाम्पशन मांग सकते हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उस केस में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ये बता रहा है। A CPI or SPI may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उससे किसी पर्सन का कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है। कॉपीराइट क्या होता है कि आपने कोई अपना जो है ओरिजिनल कोई वर्क किया, ओरिजिनल वर्क आपका एक आर्टिकल भी हो सकता है, एक पोएम भी हो सकती है, एक स्टोरी भी हो सकती है, किसी तरीके का भी आपने कोई ओरिजिनल वर्क किया तो उसके अंदर ओरिजिनल वर्क करने से ही वो आपका कॉपीराइट वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, बिना रजिस्टर किए भी आपका कॉपीराइट उसके अंदर है। और जब तक वो पर्सन जिसका कॉपीराइट उसके अंदर है, यानी मेरा ओरिजिनल वर्क है और आपके पास है, मैंने आपके पास सबमिट किया था, तो आप यानी बीइंग सीपीआई नहीं प्रोवाइड कर सकते जब तक मैं उसके अंदर अलाउ ना करूं। और आप ये क्लियरली रिजेक्ट भी कर सकते हो उस किसी की एप्लीकेशन को कि भाई क्योंकि इसके अंदर किसी का ओरिजिनल वर्क है, ये कॉपीराइट है और इस वजह से हम इसको आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम सेक्शन 9 के तहत इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर अदर देन स्टेट की बात कर रहा है, यानी स्टेट अगर कोई अपना ओरिजिनल वर्क है स्टेट का तो उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होता और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो किसी पर्सन के अंदर कॉपीराइट है तो वो तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अदर देन स्टेट का मतलब स्टेट का यानी कॉपीराइट नहीं होता आरटीआई एक्ट के तहत। ये कहा गया कि आरटीआई स्टेट ने अगर कोई ओरिजिनल क्रिएशन किया है तो वो चीज़ें देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्टेट का ऐसे कॉपीराइट बनाने लगेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में फिर नहीं जा पाएगी, आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जा पाएगी। तो इस वजह से स्टेट का कोई कॉपीराइट नहीं होता। सेक्शन 10 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 10 है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई 10 पेजेस है, 10 पेजेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है 2 पेज का जो एग्जेम्प्टेड है, यानी जो एग्जेम्पशन क्लॉज के अंदर आता है, और बाकी जो पेजेस हैं आपके 8 पेजेस है 10 पेजेस में से, तो वो आपके एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो वो 8 पेजेस प्रोवाइड करने हैं आपको, 2 को सीवियर करके अलग करके। तो सीवियर करने का तरीका क्या हो सकता है कि आपने उनको ब्लैंक पेपर लगा के आपने छुपा दिया और को फोटोकॉपी कर ली, ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लो एक पेज के अंदर बीच का पोर्शन है उसको भी आप सीवियर करना चाहते हैं तो उसको आप हाइड कर दीजिए किसी तरह से। तो जनरली प्रैक्टिकली कैसे करते थे हम लोग, कैसे करते थे ऑफिस के अंदर, उसको प्लेन पेपर लगा के उसको छुपा देते थे और फिर फोटोकॉपी करके दे देते थे। तो ये भी एक तरीका होता है सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे वही तरीका बताया गया सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो वेयर इज रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड on the ground that it is related to the information which is exempted from disclosure, then notwithstanding anything contained in the act। तो जहां पे कोई रिक्वेस्ट की गई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि वो एग्जेम्प्टेड है, उस केस में भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस में भी प्रोवाइडेड। ये कह रहा है मे बी प्रोवाइडेड, मे बी मतलब कि यानी वो बंदा पहले तो सीपीआई ने मना कर दिया, रिजेक्टेड है मतलब तो सीपीआई ने मना कर दिया, एप्लाइड अथॉरिटी ने बोला कि नहीं अगर ये इन्फॉर्मेशन है 10 पेज की है, 10 पेज में से कुछ कुछ छुपा के जो एग्जेम्प्टेड है आप बाकी दे सकते हो, तो उसने सीपीआई को ऑर्डर दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि आप इसको प्रोवाइड कर दो, बाकी चीज़ों को सीवियर करके उसको छुपा के उसको अलग करके। तो उस केस में एक्सेस में भी प्रोवाइडेड, तो यानी एक्सेस प्रोवाइड की जा सकती है या इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है टू दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एन इन्फॉर्मेशन विच इज
एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर द एक्ट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड विच कैन रीजनेबली सीवियर्ड, तो दूसरा, एक तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, दूसरा वो रीजनेबली आप उसको अलग कर सकते हो। सीवियर का मतलब उसको अलग कर सकते हो, तभी आप उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, तो तभी आप एक्सेस दे पाएंगे। तो वो सीवियर करना यानी वो अलग भी किया जा सकता हो। मान लो अगर एक पैराग्राफ है आपको वो प्रोवाइड करने के लिए कोई मांग रहा है इन्फॉर्मेशन के तहत, और उसके अंदर वर्ड ऐसे हैं जिसको आप जो है अलग नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। तो जहां पे सिवियरिटी पॉसिबल है वहीं पे आप एक्सेस दे सकते हो फर्दर, ये कहा गया है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है वेयर एक्सेस इज ग्रांटेड टू पार्ट 1 ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 10(1). तो यहां इसके तहत अगर किसी को एक्सेस दिया गया, द सीपीओ एसपीओ शैल गिव ए नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग, तो सीपीओ एसपीओ उस केस के अंदर एप्लीकेंट को एक नोटिस देगा जिसके अंदर बताएगा दैट ओनली पार्ट ऑफ रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आफ्टर सीवरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो आपको वो बताएगा कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सीवियर करके दी जा रही है और सिर्फ पार्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और रीज़न क्या है इसका वही बताएगा कि भाई ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन थी वो एक था एग्जेम्प्टेड था इन एक्ट के तहत, और इसलिए हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको, तो ये सब रीज़न भी बताएगा। इंक्लूडिंग फाइंडिंग्स ऑन द मटेरियल क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट रेफरिंग टू द मटेरियल ऑन विच द फाइंडिंग वर बेस्ड, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, जो ये डिसीजन ले रहा है सीपीआईओ है या जिसने भी इसको सीवियर करने का ऑर्डर दिया है, हो सकता है फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया हो तो उसका नाम बताना जिसने ये डिसीजन दिया हो कि इसको सीवियर करके दो। डिटेल्स ऑफ द फीस, अगर कोई फीस उससे लेनी है तो उसके बारे में बता देंगे। अमाउंट ऑफ फीस रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, कोई क्या फीस है जो उसने कैलकुलेट की है, कितना उसका जमा कराना है उसके बारे में बता देंगे। रिव्यू का जो, तो जनरली जो ऊपर भी हमने बात की थी कि रिव्यू का और बाकी जो चीज़ें हैं डिटेल्स हैं अपलेट अथॉरिटी का, कितने टाइम के अंदर वो कर सकता है, सीनियर अथॉरिटी कौन है, सीआईसी जा सकता है, एसआईसी जा सकता है, कहाँ भी जा सकता है, वो सारी बातें बताते हुए जो है उसको हम वो इंटीमेशन दे देंगे। तो ये सारा बता रखा, फॉर्म क्या होगा, पर्टिकुलर्स क्या होंगे सीनियर के जिसको वो अपील कर सकता है फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी को, या सीआईसी जा सकता है तो उसका क्या एड्रेस रहेगा, टाइम लिमिट कितने के अंदर वो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कर सकता है, प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सेस क्या रहेगा, ये सारी बातें जो है उसके अंदर वो बता देगा। तो इस तरीके से यानी उसको बताना भी है जब सीवियर कर रहा है कि ये बातें हैं और इस वजह से ये सीवियर करके आपको दिया जा रहा है। तो ये है आपका सेक्शन 10 सिवियरिटी। इन शॉर्ट में यहाँ पे बताई दिया है, तो यही बातें हैं शॉर्ट में बता दिया, तो आप इसको रीड कर लेंगे। चलिए सेक्शन 11 पे आए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हो अगर तो उस केस में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जहां पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी और पार्टी को बिलोंग करती, कोई और पार्टी क्या होगा, एप्लीकेंट को छोड़कर बाकी सारे थर्ड पार्टी होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन भी थी। थर्ड पार्टी मीन्स ए पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको छोड़कर बाकी सब थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के अंदर पब्लिक अथॉरिटी भी आती है। पब्लिक अथॉरिटी यानी आपका डिपार्टमेंट भी थर्ड पार्टी है, यानी आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आपको सेक्शन 11 को फॉलो करना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी को पर्टेन करती है और सीपीआईओ एसपीओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन। तो देखिए पब्लिक अथॉरिटी के थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे कि कोई ऑफिसर है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट का कोई फंक्शनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप थर्ड पार्टी कंसिडर करेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है, जो पब्लिक अथॉरिटी थर्ड पार्टी बोली गई है, पब्लिक अथॉरिटी थर्ड पार्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई ऑफिसर है, कोई पर्सन है जिसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो उस केस में वो भी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, ये मतलब है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप प्रोसीजर देख लेते हैं। तो जहां पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है और सीपीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज, और जो सीपीआईओ चाहता है कि उसको डिस्क्लोज करे, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बता रहे हैं। Where CPIO intends to disclose any information, record or part thereof on a request made under this act which relates to has been supplied by the third party। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी ने सीपीआईओ को या पब्लिक अथॉरिटी को दिया था और उसको थर्ड पार्टी ने कॉन्फिडेंशियल बताया था, एंड हैज बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय दैट थर्ड पार्टी। यानी थर्ड पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी और उसने बोला कि भाई ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है थर्ड पार्टी है। बोला का मतलब उसके अंदर उसने कहीं पे लिख दिया और या उसने कहीं पे मेंशन किया था दिस
इंफॉर्मेशन टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, ऐसा लिखा था उसके अंदर, या सीक्रेट लिखा था। तो जब इस तरीके का इंफॉर्मेशन है और वो डिस्क्लोज करना चाहता है सीपीआईओ, तो उस केस में क्या करना है ये बताता है। तो ये बताता है कि सीपीआईओ एसपीआईओ शैल विद इन 5 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, तो 5 दिन के अंदर जब से आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव हुई थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट वाली, गिव ए रिटर्न नोटिस टू सच थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी यानी जिसको इंफॉर्मेशन पर्टेन करती है उसको वो रिटर्न नोटिस देगा, ऑफ द फैक्ट दैट सीपीआईओ एसपीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड और पार्ट देयरऑफ। तो बताते हुए कि भाई ये इस तरीके से मेरे पास आरटीआई एप्लीकेशन आई है जो आपसे पर्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल रिलेशन जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, और मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के इंटेंशन में हूँ। तो आप अपना सबमिशन बताओ, आप अपना बताओ कि इसको क्या आप कहना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, एंड इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक सबमिशन इन राइटिंग और ओरली। आप उसको राइट टू हियरिंग भी दे सकते हो, यानी उसको बुला सकते हो कि आके मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो या उससे राइटिंग में भी मांग सकते हो कि राइटिंग में बता दो क्या कहना चाहते हो। रिगार्डिंग वेदर द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, तो उससे पूछेंगे कि आप बताओ कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या व्यू है, क्योंकि मैं तो इस व्यू में हूं कि मैं इसको डिस्क्लोज करना चाहता हूं, ये सीपीआईओ बताएगा उसमें। एंड सच सबमिशन ऑफ द थर्ड पार्टी शैल बी केप्ट इन व्यू व्हाइल टेकिंग ए डिसीजन अबाउट डिस्क्लोज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है सीपीआईओ को ये डिसाइड करने से पहले ऐसा सबमिशन मंगाना पड़ेगा, और मंगाने के बाद उस सबमिशन को वो ध्यान में रखेगा कि वो बताए या ना बताए। ठीक है, तो उसे ये ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो जहां पे ट्रेड सीक्रेट या कमर्शियल सीक्रेट है उन केसेस को छोड़कर डिस्क्लोजर में भी अलाउड। जो डिस्क्लोजर है सीपीआई द्वारा हो सकता है थर्ड पार्टी का, लेकिन ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट के केस में इनके तहत थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो जो है इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। उसको छोड़कर ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट वाली इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी केसेस के अंदर डिस्क्लोजर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का किया जा सकता है। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी पब्लिक हार्म, तो वही जो कहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी को जो हार्म हो रहा है उससे ज्यादा अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है डिस्क्लोजर, तो ये डिस्क्लोजर किया जा सकता है, एक्सेप्ट ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट वाले प्रोविजन को छोड़कर। यानी ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट का तो नहीं होगा, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होगा तो पूरी तरह से मना है उसमें, लेकिन बाकी केसेस में अगर पब्लिक इंटरेस्ट के फायदे में है तो डिस्क्लोजर किया जा सकता है। Where a notice is served by the CPIO under this to third party in respect of any information or record thereof, the third party shall, तो जब नोटिस उसको मिल गया थर्ड पार्टी को, तो उसका काम क्या रहेगा, उसका काम ये रहेगा कि 10 दिन के अंदर जब उसे नोटिस मिल गया तो वो जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो जाके दे दे या अपना लिख दे, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। द थर्ड पार्टी शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोज डिस्क्लोजर, 10 दिन के अंदर यानी वो रिप्रेजेंटेशन अपना दे देगा कि ये मेरा सबमिशन है, ये मैं कहना चाहता हूं। Notwithstanding anything contained in section 7, the CPIO shall within 40 days after the receipt of the request under section 6, if the third party has given opportunity to make representation under 11, to make a decision as to whether or not disclose the information। तो ये कह रहा है कि 40 दिन के अंदर जब इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन आई थी 40 दिन के अंदर सीपीआईओ एसपीआईओ को अपना डिसीजन बनाना है, मेक डिसीजन कि उसे इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है, वो अपना एक विचार बनाना है, अपना डिसीजन बनाना है कि मुझे इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है। यानी पूरा प्रोसीजर अगर देख लें तो सीपीआईओ के पास रिक्वेस्ट आई जिसके अंदर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसने 5 दिन के अंदर क्या कर दिया, नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद 10 दिन के अंदर जो थर्ड पार्टी वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे देगा। फिर ये जो टोटल टाइम है 40 दिन के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, सीपीआई को एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन को देना चाहता है या नहीं देना चाहता थर्ड पार्टी वाले को, एंड गिव इन राइटिंग द नोटिस ऑफ हिज डिसीजन टू द थर्ड पार्टी। और वो डिसीजन चाहे देना है चाहे नहीं देना है, उस डिसीजन का जो नोटिस है वो थर्ड पार्टी को बताएगा। यानी थर्ड पार्टी को इंटीमेट करेगा कि भाई मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, तो वो बताएगा उसको कि मैं देना चाह रहा हूं। क्यों बताना चाहेगा, बताएगा क्योंकि थर्ड पार्टी के पास फिर तब मौका रहेगा कि वो अपील में जा सके।
देखिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन तब तक नहीं दी जा सकती किसी को जब तक वो अपना प्रोसेस जो है पूरा ना कर ले। यानी जब तक ये सीपीआई अपना डिसीजन ना बना ले 40 दिन के अंदर, फिर अगर अपील करना चाहता है थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी अपील में जाना चला जाए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बाद वो सेकंड अपील में भी आ सकता है। तो जब तक ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट अपील का, सेकंड अपील का, या इनफैक्ट सेकंड अपील के बारे में मान लो वो कोर्ट चला गया, तो जब तक वहां से वो पूरी तरह से कंप्लीट डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है सीपीआई नहीं दे पाएगा। तो सीपीआई जब तक मैटर सेटल नहीं हो जाता उस केस में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को नहीं दे पाएगा, ये दिया गया है। तो 40 दिन के अंदर तो उसे डिसीजन फॉर्म करना है कि वो देना चाहता है नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहेगा तो फिर तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अगर वो देना चाह रहा है आरटीआई एप्लीकेंट को तो उस केस में क्वेश्चन अराइज होता है। और जब तक वो जो थर्ड पार्टी है अपने सारे चैनल एग्जॉस्ट नहीं कर लेता, जब तक वो सारे जो रेमेडीज उसके पास एग्जॉस्ट नहीं कर लेता, और अंत में जो भी हायर अथॉरिटी है उसने ये नहीं कह दिया कि भाई हाँ इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, तो तब तक जो है सीपीआई देने के लिए बाध्य नहीं है या वो नहीं देगा। क्योंकि एक बार आपने डिस्क्लोज कर दिया तो फिर वो अपील में जाए तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए सीपीआई या एसपीआई तब तक इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की नहीं देनी है आरटी एप्लीकेंट को जब तक कि वो जो है पूरी रेमेडी थर्ड पार्टी एग्जॉस्ट ना कर ले, यानी सारे चैनल एग्जॉस्ट ना कर ले। ए नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 11(3) शैल बी इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट ए थर्ड पार्टी टू हुम डिसीजन नोटिस इज गिवन एंटाइटल्ड टू प्रेफर अपील। देखिए इसके अंदर वो क्लियरली बता भी रहा है उसी बात को कि इसके अंदर जब वो डिसीजन लेगा और नोटिस देगा थर्ड पार्टी को तो उस केस में उसे यह भी बताना है थर्ड पार्टी को कि वो एंटाइटल्ड है अपील करने के लिए सेक्शन 19 के अंदर। और सेक्शन 19 के अंदर ही आपकी फर्स्ट अपील का भी प्रोविजन दिया हुआ है और सेकंड अपील का भी प्रोविजन दिया गया है। तो यानी जब वो नोटिस भेजेगा थर्ड पार्टी को कि भाई मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इसके अंदर थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, तो उस केस में वो ये भी बताएगा कि भाई थर्ड पार्टी का राइट टू अपील है और अपील के अंदर ये इस अथॉरिटी पे जा सकता है, उसका डेजिग्नेशन ये है, उसका एड्रेस ये है, वो जो सारी बातें हम ऊपर बात करते हैं वो सारी बातें भी वो बताएगा उसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का प्रोसेस बता रखा है। और ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब सारा चैनल एग्जॉस्ट कर लेगा थर्ड पार्टी, तभी आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे। इसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसका पैरा 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था और ये काफ़ी बार डीओपीटी को रेफर किया जा रहा था कि मान लिया कि एक पब्लिक अथॉरिटी एक्स है, उसने कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी वाई से रिसीव किया जो कि कॉन्फिडेंशियल था, देन एक्स कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन विदाउट कंसल्टिंग वाई। तो जो पब्लिक अथॉरिटी वाई का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी एक्स तब तक डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा जब तक वो वाई को कंसल्ट नहीं करता और थर्ड पार्टी का जो ये सेक्शन 11 है इसके प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। तो ये बताया गया इट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये क्या है, क्योंकि जो सेक्शन 11 है एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और नॉन कंप्लायंस ऑफ विच में मेक द पीआईओ लायबल फॉर एक्शन। तो सीपीआई क्या है वो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अगर उसने इसको कंप्लाई नहीं किया। तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर पब्लिक अथॉरिटी भी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी को क्या माना गया है, थर्ड पार्टी माना गया है। ये मैंने इंफॉर्मेशन जो इसका डेफिनेशन था उसके अंदर भी आपको बताया था। ठीक है, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी शुड कीप दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन व्यू वाइल टेकिंग डिसीजन। और ये डिसीजन लेते समय जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है और या सीपीआईओ है या आपका सेकंड अपेलेट अथॉरिटी है, सीआईसी है, एसआईसी है, उन सबको ये ध्यान में रखना है जब ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सेक्शन 11 है। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया उसी इंफॉर्मेशन को जो बाकी ऊपर थी बातें, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये आपका सेक्शन 11 था। ठीक है, तो आज हम ये इतना ही करेंगे सेक्शन 11 तक। और ये सारे जो आपके हैं आपका सेक्शन 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लें और फिर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे तो सीआईसी की फॉर्मेशन सेटअप इस सब के बारे में बात कर लेंगे और आगे के जो सेक्शन बचे हैं उसको देख लेंगे। तो आप आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यहाँ पे समझ में आया हो पूरा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हो सकता है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।